नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो +1 की हमारी जो पॉलिटिकल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 9 है ये। ऑलरेडी हम 8th लेक्चर पहले कर चुके हैं और इस एक लास्ट लेक्चर के माध्यम से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन है वो किया था, किस तरीके से जो हमारी संविधान सभा की जो शैली और संविधान सभा के स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा है वो ऑलरेडी पहले वो कर चुके हैं। तो इस पॉइंट के माध्यम से हमारे जो संविधान सभा की जो कार्यविधि थी, किस तरीके से कार्यविधि वो अपनाई जाती थी, उसके बारे में, उसकी कमेटियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट देता है। यानी कि संविधान सभा के अंदर जितने भी जो कार्यप्रणाली अपनाई जाती थी, इसमें सार्वजनिक विवेक का जो महत्व था वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यानी कि सभी कार्य विवेकपूर्ण तरीके से सभी कार्यप्रणाली के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए, भारत के, हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए निर्धारित है वो किए गए थे। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियाँ थी वो बनाई गई थी। यानी कि संविधान के विभिन्न मुद्दों को लेकर अलग जो इशू बनाए गए थे उनको लेकर 8 कमेटियाँ थी वो बनाई गई थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता थे वो करते थे। तो अलग अलग जो कमेटी बनाई गई थी जिनके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता वो करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान थे वो नहीं थे। यानी कि अगर इन पंथों के रूप में अगर देखा जाए तो ये हर पॉइंट के ऊपर, अलग विचार के ऊपर इनकी जो विचारधारा थी वो समान नहीं थी। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप है वो लगते रहते थे। यानी कि कई बार ये भी देखा गया कि चाहे ये जातियाँ विशेष वर्ग से चाहे किसी सदस्य से संबंधित ना रही हो, जैसे अंबेडकर के रूप में कहा जाता है कि अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ थे और उन पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कोई पर्याप्त कार्य नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो महत्व है संविधान सभा के निर्माण के लिए, उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो रेखांकित है, वो कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि संविधान सभा के निर्माण कार्य के लिए जितना भी जो श्रेय है वो हम B.R. अम्बेडकर साहब को दे सकते हैं, किसी दूसरे सदस्य को नहीं दिया जा सकता। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत है। यानी कि जब वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच में भी कई मुद्दों को लेकर आपसी मनमुटाव थे वो उनके उभर कर सामने थे, वो आए थे। फिर भी सबने एक साथ मिलकर कार्य किया, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर वो कार्यप्रणाली को अपनाया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का रूपरेखा तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा ने चर्चा की। शुरुआती दौर में जब देखा जाता था कि सभी कमेटी सदस्यों ने संविधान सभा के प्रारूपों के प्रावधानों के ऊपर एक जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वो तैयार किया था, जिसके ऊपर इस कमेटी के अध्यक्षों के बाद में संविधान सभा के सदस्यों के ऊपर चर्चा है वो बाद में की गई थी। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई भी प्रस्ताव किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। इस बात का पूरा संविधान सभा के अंदर प्रयत्न किया गया था कि जितने भी फैसले लिए जाएं उसमें आम राय हो, सभी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा उसमें जो राय वो ली जाए और किसी भी पक्ष के लिए, किसी भी प्रावधान के लिए, किसी भी कानून के लिए किसी हित समूह का जो पक्ष है वो ना लिया जाए, ना तो किसी पक्ष की अनदेखी की जाए, ना किसी पक्ष की जो हम कह सकते हैं उसका पक्ष वो लिया जाए। तो इस तरीके से बड़ा खास महत्वपूर्ण है वो ये संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी वो रही थी। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए थे। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया था और हर तरह का शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया था। यानी कि कई ऐसे प्रावधान या ऐसे मत डिस्कशन हुए थे जिसके अंदर जो विभाजन हो गए थे, बीच के अंदर सदस्यों के बीच में विभाजन हो गया था और विभाजन होने के लिए जो वोटिंग का जो सार है उस पक्ष से लिया गया था। और इसके बावजूद भी जब ये समाधान और विचारों के अंतर्गत इस बात का पूरा सरोकार का ध्यान रखा गया था कि हर जितने भी तर्क और जो कसौटियाँ हैं, उनके जो प्रावधान है, उसका जो पक्ष रखा जा रहा है, उनका समाधान बड़ा सावधानीपूर्वक रूप से किया जाए। लिखित रूप से उनका जवाब दिया गया हो। 2 वर्ष 11 मिनट 18
महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चली। इसके सत्र में और अखबारों के लोग खुले हुए थे। तो ये लिखित रूप से अगर जितने भी जवाब तो होते थे उनका लिखित रूप से जवाब है वो किसी भी सदस्य के मांगने के बाद उसका दिया जाता था। और हमारे संविधान सभा को बनने के लिए, हमारे कानून के निर्माण कार्य करने के लिए हमारी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो कार्यकाल था वो इन्होंने लिया था। और इसके अंदर 166 दिन तक हमारी जो बैठकें थी वो होती रही थी। और जितनी भी बैठकें होने के बाद जो डिस्कशन और जो निर्णय होते थे उनको अखबारों और पत्राचारों के माध्यम से आम लोगों के लिए डिस्कशन के लिए खोले जाते थे। तो जितनी भी संविधान सभा के अंदर चर्चा होने के बाद उनका जो चर्चा थी वो अखबारों और न्यूज़पेपर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया वो जाता था। हमारा आगे पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, यानी कि कैसे ऐसे एक मूवमेंट रहे थे वो हमारे कुछ ऐसे ढांचागत निर्णय रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत थी उसको संविधान सभा में माना गया था। तो हर किसी की अपने अपने परिवार की, वंश की कुछ ना कुछ विरासत होती है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसकी विरासत को संविधान सभा के द्वारा किस तरीके से अंगीकार किया गया था, किस तरीके से अपनाया गया था, इस पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश है वो करेंगे। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि इसके पीछे उन सिद्धांतों को आम सहमति न होती जिन्हें संविधान सभा में रखा जाना था। यानी कि किसी भी संविधान सभा के निर्माण करने के लिए, संविधान के बनने के लिए उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माना जा सकता है। और जब तक उसका बैकग्राउंड उसके जो कालखंडों से संदर्भ में, जब हम उसकी जो काल विधि के अंदर हम जो देखकर सीखकर जब हम कुछ एनालाइज करते हैं तो कुछ अच्छा कार्यप्रणाली को अपनाने की कोशिश है वो की जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था और जितना भी हमारा औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो एक हम मान सकते हैं कि एक बड़ा जो दुष्कारी और एक विषम परिस्थिति हमने औपनिवेशिक शासन काल के दौरान देखी थी। कितनी विविधता और परिपूर्ण रूप से भारतीयों ने इसकी आज़ादी पाने के बाद उसको हासिल अपनी आज़ादी को किया था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता था कि उन सिद्धांतों की वजह से किसी न किसी जो हमारे बैकग्राउंड के अंदर जो हमारा पिछला इतिहास रहा था उससे हम सीख कर उनके कुछ सिद्धांतों को मानकर उनके बारे में डिस्कशन है वो किया जाए। और जो हमने पिछले गुलामी के समय के अंदर जो एक संकटपूर्ण जो स्थिति हमने देखी थी उन सभी बातों को हमारे सिद्धांत के अंदर जो स्थान है वो दिया जाए और लोगों को उसकी वजह से लोक कल्याणकारी जो नीतियाँ थी वो अपनाई जाए ताकि लोग जो जनता है जो इस संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो पूर्ण रूप से जो आंकलन है वो कर सके। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी थी। यानी कि ये जितने भी मूवमेंट हुए थे, जितने भी हमारे कार्यकाल के अंदर हमने देखा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी पर सहमति थी वो बनी थी कि हमने हमारा जो आगे संविधान निर्माण के समय हम किन किन सिद्धांतों और आकारों को हमने जो हमारे सिद्धांत के अंदर वो लेना है। यानी कि हमारा भविष्य का जो हमारा भारत होगा लोकतांत्रिक होगा और उसमें हमने किन सिद्धांतों को शामिल है वो किया जाएगा। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों का मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन ने उन प्रश्नों को पर चर्चा हुई थी जो संविधान सभा बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं का दूर किया जाना चाहिए। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान का में अंतिम रूप है वो प्रदान है वो किया गया था। तो इस तरीके से संविधान सभा थी उन जो हमारे जो बैकग्राउंड के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जितनी मूवमेंट हो रहे थे तो उनको विरासत के रूप में ले रही थी। यानी कि बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था कि जो मूवमेंट और जो एक भयंकर जो स्थिति आपातकालीन की स्थिति थी जो हमने देखी थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से हमने सीख कर उसको एक ऐसे मूर्त रूप में हमारे संविधान के अंदर अपनाना था जिसकी वजह से जो लोक कल्याणकारी जो राज्य की जो लोकतांत्रिक राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं उनके जो हमारे संविधान सभा की जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत है उसको सामने प्रेजेंट है वो कर पाएँ। और लगभग ये जो क्वेश्चन था ये अब से नहीं था जब संविधान सभा बनी थी, ये चिरकालीन हमारे जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान से इसका डिस्कशन है वो किया गया था।
और जिसके अंदर ये संविधान सभा बनाने के समय बड़े प्रासंगिक थे, यानी कि किस तरीके से उसको संबंधित है माना गया था, रेलिवेंट माना गया था कि भारत के अंदर जब हम हमारा संविधान बनानेंगे, जब भारत का सरकार का स्वरूप किस तरीके से होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, किस तरीके से सरकार है वो कार्य प्रणाली वो अपनाएगी। यानी कि जैसे हमारा गुलामी के औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो सरकार थी वो बड़ा एक क्रूर शासन था, उस समय बड़ा आंदोलनकारी शासन था। लोगों को बोलने, स्वतंत्रता की, समानता और स्वतंत्रता की किसी तरह की जो आज़ादी थी वो प्रदान नहीं की जाती थी। तो इन सभी परिस्थितियों के सद्भार के रूप में भारतीय संविधान सभा ने सोचा था कि हमारा सरकार का रूप इस तरीके से होना चाहिए, लोक कल्याण का रूप जो होना चाहिए, जो भारत के नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है वो प्रदान करे, और सभी के साथ जो समानता का भाव है वो पैदा किया जाए, सभी के साथ न्याय हो, समानता हो, सभी के लोगों को बोलने का अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, रोजगार का अधिकार दिया जाए, गरीबी को दूर किया जाए, तो सभी के लिए संसाधन की उपलब्धता करवाना ये बड़ा एक न्यायपूर्ण कार्य था। वो एक इस संविधान सभा की विरासत के मामले में हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी विरासत है उसको संजो कर रखा था, और उसको अंतिम रूप प्रदान करने का जो कार्य था वो हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। जब गांधी जी ने इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से ही हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 1946 के अंदर शामिल किया गया था, यानी कि हमारे संविधान निर्माण के लिए जो एक सबसे सारांश रूप था कि हमने जो संविधान हमारा निर्माण कर रहे हैं वो किसका उद्देश्य क्या होगा, क्या प्रस्तावना होगी, क्या किस वजह से वो जो कार्यनीति वो अपनाएगी, तो ये बड़ा मुख्य मुद्दा वो माना जा सकता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित वो किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमारे संविधान सभा के जो उद्देश्य थे, जो एम्स थे, वो लोगों के बीच में रखे गए कि हमारी जो सरकार होगी, जो कार्यप्रणाली होगी, या हमारा जो कानून होगा, संविधान होगा, वो किस तरीके से कार्यप्रणाली को अपनाएगा। इस प्रस्ताव में संविधान के सभी आकांक्षा और मूल्यों को समाहित वो किया गया था। इसमें सभी जो हमारे संविधान के लिए बनाने की जो नीतियाँ थी उन सभी को शामिल है वो किया गया था, यानी कि जो भी आकांक्षाएं और जो मूल्य निर्धारित किए गए थे उन सभी को संविधान सभा के अंतर्गत रखा गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबंधों को संस्थागत रूप में स्वरूप है वो प्रदान है वो दिया था। तो जिस तरीके से हमारे संविधान के अंदर ये मौलिक प्रावधान का वर्णन किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे संविधान के जो जरूरी आधार है वो माने गए थे, जैसे सबके लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र हो, संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब हो जाता है कि एक देश के लिए ऐसी प्रभुत्व शक्ति जो आंतरिक और बाहरी रूप से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। और सार्वजनिक पहचान का मुद्दा ये होता है कि सभी लोगों के लिए जो बुनियादी जो जरूरी लोक कल्याण का जो नीति हैं सभी के लिए योजनाएं बनाई जाए और सभी के जो कामगार के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध रहे। तो ठीक इसी तरीके से ये सारे बुनियादी जो सिद्धांत थे वो हमारे इन स्वतंत्रता मूवमेंट के जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष के माध्यम से हमारी विरासत के रूप में हमारे संविधान को बनाने के लिए लिया गया था। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने का नैतिक प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। यानी कि ये जो हमारा संविधान बनाने का जो नियम बनाया गया था, प्रक्रिया बनाई गई थी, ये ऐसी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध था जो लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के में दिए गए जितने भी आश्वासन थे, यानी कि जब हमारा स्वजन आएगा, स्वराज आएगा, उस समय जो लोगों को आश्वासन दिया गया था उसको पूरा करेगी। उसका जो लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया था उसको पूरा करने के लिए वो व्यवस्थाएं वो अपनाई जाएगी। अब हमारे आगे वाला पॉइंट आ जाएगा कि संस्थागत व्यवस्थाएं जो नियम बनाए गए थे उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कार्य वो हो जाता था। तो इस पॉइंट के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से हम जो संस्थागत व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार के सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित है वो किया जाए। यानी कि जो भी हमारे सरकार के जो संस्था के ढांचे बनाए गए थे, जैसे विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए बड़ा जरूरी माना जाता है।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है वो कार्य था। मूल सिद्धांत यह रखा गया था कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। तो ये सबसे हमारा मूल सिद्धांत ये रखा गया था हमारे संविधान सभा के द्वारा कि हमारी सरकार थी वो लोकतांत्रिक रहेगी और जितने भी जन कल्याण की जो नीतियाँ हैं वो लोगों के बनाने के लिए प्रतिबद्ध है वो रहेगी। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन है वो किया था। जो हमारी सरकार के 3 अंग माने जाते हैं जिसके अंदर विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए काफ़ी अथक प्रयास के लिए उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जो रूल रेगुलेशन निर्धारित किए गए थे, जो उनको कानून दिए गए थे, उनको शक्तियों को बंटवारा किया गया था, काफ़ी अधिक मात्रा में जो संविधान सभा के सदस्यों ने इसकी जो बैठकों के माध्यम से मंथन है वो किया था। संविधान सभा ने संसदीय शासन और संघात्मक व्यवस्था के स्वीकार किया जो एक विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकारों और राज्य सरकारों के बीच का शक्ति के बीच है वो वितरण करती है। तो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक संसदीय शासन व्यवस्था भी अपनाई गई है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अपनाया गया, और दूसरा हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था भी अपनाई गई है, यानी कि देश के लिए कानून बनाने की जो नीति है वो तो संसदीय नीति है। देश के लिए सभी राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो भी केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा करने की वजह से कुछ अधिकार है वो राज्य सरकारों को भी दिए गए हैं, और राज्य सरकारों को देने का अर्थ ये है कि वो अपनी कार्यनीति को केंद्र द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार ही उसका जो पालन वो कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से केंद्र जब शक्तिशाली है तो ठीक इसी तरीके से जो राज्य सरकारें हैं उनको भी कुछ अधिकार है वो प्रदान है वो उनकी शक्तियों के माध्यम से उनकी व्यवस्था वो अपनाई गई है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच है वो नहीं किया। जितने भी हमारी ये सर्वाधिक संस्थाएं थी, हमारी जो पार्लियामेंट्री संस्थाएं थी, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जितने भी प्रयोग और अनुभव लिए उनसे कुछ ना कुछ सीखने का संकोच है वो नहीं किया। किसी भी देश से हमने कुछ कोई भी नीति थी, कोई कानून था वो अपनाया जा सकता था, तो जितने भी अपने अनुभव के माध्यम से उन्होंने लागू करने की जो कोशिश थी वो की। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने में कोई परहेज है वो नहीं किया, यानी कि जितने भी हमारे दूसरे देशों के संविधान थे उनसे हमें कुछ ग्रहण करने लिए कोई भी परहेज है वो नहीं किया। जो हमें लागू है वो हो सकते थे, किसी भी तरीके से हम अपने देश को एक अच्छा संविधान बनाने का प्रयास है वो कर रहे थे। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी एक बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरत आता है। उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया है, यानी कि हमारे देश के द्वारा अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो देश के संविधान का निर्माण है वो उधार का लिया हुआ संविधान है वो माना जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग तरीक़ों से, जैसे मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, अलग अलग संविधानों के माध्यम से हमने अलग अलग जो विचारधाराएँ जो धाराएँ थी वो अपने संविधानों के हमारे संविधान के अंतर्गत उनका प्रावधान है वो लिया गया है, शामिल किया गया। और उनका शामिल करने का प्रावधान यही था कि हम जो हमारे जो ये कानून जो नीतियाँ हैं हमारे देश के लोगों के मुताबिक हम उनको शामिल है वो कर सकते हैं। तो दूसरे देशों के जो भी नीतियाँ या कानून थे उनको शामिल करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने किसी भी तरह का परहेज है वो नहीं किया, लेकिन उन विचारों का लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि इस बात से बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप था, यानी कि जो हमने कानून जो नियम है जो दूसरों देशों से हमने लेने का मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हम नकलची प्रवृत्ति कर रहे हैं। हमारे संविधान सभा के अंदर कोई नया संविधान, मौलिक संविधान बनाने की जो क्षमता वो थी नहीं, लेकिन उनका ये मकसद था कि जो पहले से ही उनकी जनता के बीच में जो धाराएं बनाई गई है, जो कानून नियम बनाए गए हैं, उनको वहाँ किस तरीके से लागू किया जा रहा है, उसके वहाँ क्या योजनाएं रह सकती हैं, किस तरीके से उसके प्रभावशाली हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उन परिणाम और अनुभवों को भारत की जनता के समस्याओं के माध्यम से ही, उनके अनुभागों के माध्यम से उनको भारत के संविधान के अंदर शामिल है वो किया गया है। तो सिर्फ ये कह देना कि नकलची प्रवृत्ति का जो परिणाम है हमारे संविधान का रहा है, ये बिल्कुल कहीं भी हमारी जो औचित्यपूर्ण को संविधान सभा के सदस्यों को औचित्यपूर्ण को नहीं दर्शाता,
क्योंकि हमने हमारी जितनी भी धाराओं को या कानूनों को लागू किया गया वो हमारी समस्याओं और उसकी आशाओं के अनुरूप है, उसको लागू है वो किया गया है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि भारतीय हमारी संविधान ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण करना किया और उन्हें अपना लिया था। यानी कि जितने विश्व के अंदर जो कानून जो धाराएं बनाई गई थी और जो सबसे अच्छी चीज़ों का जो संग्रह था वो हमारे संविधान के अंदर लिया गया था। तो इस बात का जो सौभाग्यशाली माना जा सकता है कि भारत के अंदर जो हमारे भारत के संविधान के अंदर जितने भी देशों का जो अच्छी अच्छी चीज़ों का जो संग्रह है वो हमारे संविधान के कानून के माध्यम से लिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ आगे बताया गया कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए कौन से प्रावधान हैं वो हमारे देश के अंदर लिए गए। जैसे ब्रिटिश संविधान के अंदर हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला है वो लिया है, सरकार का संसदीय स्वरूप है वो लिया है, कानून के शासन का विचार है, विधायिका में अध्यक्ष का पद है और उसकी भूमिका है, कानून निर्माण की जो विधि है वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसी के अंतर्गत हमने जो आयरलैंड का जो संविधान है उसके अंतर्गत हमने राज्य की नीति निर्देशित तत्व है उनको शामिल किया गया है। फ्रांस में संविधान है उसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का सिद्धांत है वो हमने शामिल है वो किया गया है। अमेरिका के सिद्धांत से हमने मौलिक अधिकारों की अनुसूची है वो हमने शामिल की है। इसी के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अमेरिका के सिद्धांत से हमने लिया है। इसी तरीके से कनाडा के सिद्धांत से हमने एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप है वो लिया है और जितनी भी हमारे अफसर शक्तियाँ हैं उनका जो पालन करने का जो अधिकार है वो हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो लास्ट में आ जाता है हमारा निष्कर्ष है वो किस तरीके से हम इस चैप्टर का एनालाइज है वो कर सकते हैं कि यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि एक देश को ऐसा संविधान दे जिससे जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। यही वह कारण था जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक सजीव सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पत्रों में दबकर रह गए हैं। यानी कि एक दूरदृष्टि का ही प्रमाण है वो माना जा सकता है हमारे संविधान के अंदर जितने भी धाराओं को या जटिलताओं को लेना का कारण है वो माना जा सकता है। और इसकी वजह से ही जितने भी संविधान निर्माण के अंतर्गत इन संविधान में शामिल करने की जो वजह थी ताकि जो हमारे देश और जनता की जो समस्याएं जो आकांक्षाएं उनकी वजह से उनको लागू है वो किया जा सके। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवसाय मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखें। आप पुस्तक के शेष भाग में इस व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एक ऐसा संविधान का निर्माण करना था जिसकी वजह से कुछ अस्त व्यस्त या कामचलाऊ व्यवस्था हमें शामिल नहीं करनी थी, बल्कि इस एक ऐसा संविधान का निर्माण करना था जो काफ़ी लंबे समय तक लोगों के बीच में स्थायित्व रह सके, उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके और लोक कल्याण की नीतियों के तहत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रह सके। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो 1947 के संविधान बनाने के समय से लेकर आज तक हमारा संविधान है वो परिपूर्ण रूप से चल रहा है। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमने समय के साथ इसमें गतिशीलता के नियम की वजह से हमने इसमें जो भी हमारे संविधान के अंदर चेंजिंग आ रहे हैं उनको हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा उसके जो अनुपालन है वो किया जा रहा है या इसमें चेंजिंग है वो किया जा रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए 1-2 क्वेश्चन है वो आपको देना चाहूँगा। तो आपको क्वेश्चन है वो कमेंट करके आप बताने हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि हमारे संविधान के बनाने के लिए कितना समय लगा, हमारे संविधान के निर्माण करने के लिए कितना टाइम लगा था, हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन यह कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो टोटल कितनी बैठकें हुई थी, हमारे संविधान सभा की कुल जो बैठकें हुई थी वो कितनी बैठकें हुई थी, और जिसके बाद जो हमारा संविधान सभा वो निर्माण है वो किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।